प्रतिक्रियाएं देखिए, साफ तौर पर नेता मुफ्त की रेवड़ी बांटने का जिक्र तो करते हैं और आरोप लगाते हैं एक दूसरे पार्टियों पर, लेकिन खुद मुफ्त की रेवड़ी जो बांटते हैं तो वो मुफ्त की रेवड़ी उन्हें रेवड़ी नहीं समझ में आती है। लेकिन अभी आपने सुना कि किस तरीके से गैस सिलेंडर का भी जिक्र करें तो जेपी नड्डा भी मुफ्त में 4 गैस सिलेंडर सरकार बनने पर देने की बात कर रहे थे और कांग्रेस 400 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कर रही है। तमाम तरीके के वादे और दावे किए जा रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान, क्योंकि अब चुनाव तो थम चुका है और कल मतदान होना है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता को किसके वादे अच्छे लगते नजर आए हैं और जनता किसके ओर रुझान लेती नजर आ रही है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। दानिश कुरैशी जी हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। ऋषभ तिवारी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अंशुमान सैल जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। किशुन नाग जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीन सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अंशुमान सैल जी अभी नहीं जुड़े हैं, कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। ऋषभ तिवारी जी, दूसरे की योजनाएं आपको फ्री की रेवड़ी लगती है, लेकिन अभी आपने देखा और सुना कि आप खुद ही कह रहे हैं कि फ्री में मुफ्त में क्या क्या चीजें दी जाएंगी, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी मुफ्त की रेवड़ी है कौन सी नहीं है? मेरी आवाज आ रही है? जी ऋषभ जी आप बोलिए। जी पांडे जी, सबसे पहले धन्यवाद चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। जी देखिए, जब योजनाएं निकलती है तो 2 चीजें होती है, एक मजबूत करने के लिए योजना निकल कर लाना और एक मजबूर कर लेकर आना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी योजना दिया है या जो भी हमने पॉलिसी बनाई है, अंत्योदय मूल मंत्र के साथ मजबूत करने के लिए बनाई है, मजबूर करने के लिए नहीं। अगर किसी के पेट में भरपेट अनाज रहता है तो वो सक्षम होता है कि खुद कमा भी पाए और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर भी पाए। अगर किसी को स्वास्थ्य सेवा से वह चिंता दूर किया जाता है तो वो निश्चिंत होकर कार्य पे भी निकलता है। तो हमने उन पॉलिसियों पे कार्य किया है। जहां तक देखने का विषय है बाकी पार्टियों का, उन्हें रेवड़ी इसलिए कहा जाता है पांडे जी कि कर्नाटक में इन्होंने मजबूती से बहुत सारे वादे किए, एक भी वादा पूर्ण रूप से लोगों ने पूरा नहीं किया। उल्टा जाके अब सीधा पीट रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। तो चुनावी जुमला फेंकने के लिए आपके पास फंड की आवश्यकता होती नहीं है, कुछ भी है जुबान पे बोल दे, PM इक्वल टू पनौती मोदी बोल दे, जो मन करे वो बोल दे। लेकिन जनता इन बातों को समझती है, परखती है, उसके बाद नहीं, ये तो दोनों तरफ से किया जा रहा है ना, आ जाएगी। ये दोनों तरफ से मूर्खों का सरदार कहा जा रहा है, दूसरी तरफ से पनौती कहा जा रहा है, दोनों तरफ से ये तो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। पंडित जी, मूर्खों के सरदार क्या, एक मिनट, मूर्खों के सरदार क्या नाम लेकर कहा गया था राहुल गांधी का? क्या नाम कोट किया गया था राहुल गांधी का? नहीं किया गया था। तो राहुल गांधी ने भी, मुझे नहीं लगता कि नाम लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल लिया है, PM इक्वल टू पनौती मोदी। क्रिकेट मैच खेलने चल जाते, इस पर नहीं जाएंगे, इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि बदजुबानी जो है ना बहुत तमाम तरीके की दोनों तरफ से चलेंगे, इस पर नहीं जाएंगे, इस चर्चे पर नहीं जाएंगे। इस मुद्दे पर सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि आप जिस तरीके से देखिए, जो फ्रंट फुट पर है भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि ठीक है हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कांग्रेस और BRS आमने सामने नजर आ रही है। बीजेपी का अगर हम जिक्र करें तो सीधे शब्दों में कितनी सीटों पर आपको अनुमान है कि कितनी सीटें आप जीत रहे हैं तेलंगाना में? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, तेलंगाना से हमारे अभी 4 लोकसभा सांसद हैं। हाँ। और उसमें से केंद्रीय मंत्री भी हैं और उनके साथ कोर कमेटी की बैठकें भी हुई हैं। हैदराबाद मैं भी पार्टी के किसी कारणों से बीच में गया भी था। वहां के अंदर जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने काम किया, हमें विश्वास है कि हम सरकार में आएंगे। हालांकि ये कुछ लोगों को हंसी का विषय लगता होगा, लेकिन हमने जहां भी दावे किए हैं या तो हम मजबूती से आए हैं या कहीं ना कहीं हम उसमें मजबूती पेश की जहां हम ऑलरेडी नहीं थे। मैं वहां की बात कर रहा हूँ। जिस राज्य में हम नहीं है वहां पे हमने अपने आप को इम्प्रूव भी किया है, कहीं डाउन नहीं गए। अगर बंगाल इलेक्शन भी हम देखेंगे, हमने दावा किया था कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन 4 सीट से हम 72 सीट पे पहुंचे हैं, ये भी देखने का विषय है। तो हम उस रूप से सोचते हैं कि हम बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं तेलंगाना। ठीक है, दानिश कुरैशी जी, आपके लिए अगर देखें तो क्या वास्तव में बड़ी सांसद का माहौल बना हुआ नजर आ रहा है तेलंगाना में? क्योंकि BRS के दोनों हाथों में अगर देखें तो लड्डू नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो आप है, भारतीय जनता पार्टी ठीक है BRS से अलग है, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि पूर्ण मेजोरिटी की सरकार कोई नहीं बना पाता और मास्टर की अगर भारतीय जनता पार्टी के पास चली जाती है तो फिर तो आपके लिए और बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। देखिए, तेलंगाना की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि केसीआर जो है वो काबिल हैं और लोगों का वहां जन समर्थन हासिल है।
इफ और बट की बात अगर है तो हम चर्चा करें, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अभी आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो बात कर रहे थे, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी बातें कर रही है। तो बातें करने का अधिकार सबको है, लेकिन चुनाव के दिन शाम को हम जो फैसला देगी, जो मैंडेट देगी, वो सबको स्वीकार करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी तो कह रही है कि अगर आए तो वैसी ब्रदर्स जो है जेल के सलाखों के अंदर होंगे। नहीं, बीजेपी तो कह रही है, मतलब यानी वो खुद तो कॉन्फिडेंट नहीं है। और रह गई बात सलाखों की, तो देखिए एक बात आप समझ लीजिए, बीजेपी से और आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो दो दिन पहले वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि भाई महाराष्ट्र के अंदर में भ्रष्टाचारी लोग हैं, और उसके बाद 2 दिन बाद वो सरकार में आ जाते हैं, तो सारे भ्रष्टाचारियों के पाप धुल जाते हैं, ये सीधा ले जाते हैं गंगा नदी, वहां पे जाके उनको पावन कर देते हैं, उसके बाद सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, उसकी चर्चा सुद्धा तक नहीं होती। दिक्कत यही है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जब तक बीजेपी में नहीं थे तब तक वह बहुत पापी थे, उसके बाद यहां आ गए तो आप देखिए सारे तो ये तो इनके पास मशीन है, और ये किसी के ऊपर कुछ भी कहें, उनको अख्तियार है, सत्ता में है, करिए आपको जितना भी। लेकिन एक आम सब और अवाम से बढ़कर कोई नहीं है। आपकी जुल्म और ज्यादतियों का जवाब राजनीति में आपको चुनाव मैंडेट के साथ मिलता है, और वो आपको इंशाल्लाह मिलेगा, आप देखिएगा। अंशुमान सहल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुमान जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेके 24/7 न्यूज पर। चुनाव से पहले जो स्थिति बनती नजर आ रही थी, अगर महीने भर के पहले का हम जिक्र करें तो आमने सामने आप और बीआरएस नजर आ रहे थे, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ प्रचार किया, जो रणनीति अपनाई, उसमें कहीं ना कहीं अब त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी बड़ा दावा कर रही है कि सत्ता पर काबिज होने जा रही है, कैसे भी। योगेश जी, मैं आपको एक बात बताऊं, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ना कोई फैक्टर थी, ना कोई फैक्टर है, ना कोई फैक्टर होने जा रही है नतीजों में। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे खाता खोलने के लिए ताकत लगा रही है। उनकी 1 सीट पिछली बार आई थी, इस बार भी कोशिश है कि वो 1 सीट रिटेन हो जाए और 1 आध सीट और कहीं जीत जाए। तेलंगाना में मुख्य मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच है, और सच बताऊं तो अब ये मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच भी नहीं है। मुकाबला कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना की जनता लड़ रही है, और दूसरी ओर बीआरएस है। तो यहाँ जो लड़ाई है वो बीआरएस बनाम जनता है, और जनता का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी कर रही है। और नतीजों में आप देखेंगे कि जो ओपिनियन पोल्स, जो सर्वेज आज की तारीख में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दे रहे हैं, नतीजों में आप देखेंगे कि पूर्ण बहुमत से बहुत बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी यहां दर्ज करने जा रही है। मैं पिछले 3 महीने से तेलंगाना में हूं। अभी भी मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये हैदराबाद का हुसैन सागर है। 3 महीने में मैंने इस राज्य में एक चीज देखी है कि यहाँ पे दिन प्रतिदिन कांग्रेस के लिए एक आंधी बनती चली गई। जो भारत जोड़ो यात्रा से तेलंगाना में एक माहौल बना, वो माहौल भारत जोड़ो के बाद नेता लोग कांग्रेस में शामिल हुए कई पार्टियों से, उसके बाद तमाम सीटों पे जिस तरीके से आज समीकरण है, कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही बड़ी जीत तेलंगाना में दर्ज करने जा रही है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, बीजेपी कोई फैक्टर नहीं है। एमआईएम ने बहुत कोशिश की शुरुआत में कि वो कांग्रेस को डैमेज करे पूरे प्रदेश में, लेकिन जब उनको उनके खुद के क्षेत्र में, उनके खुद के ओल्ड सिटी में जब पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी ने घेरा, तो वो पूरे प्रदेश में आप घूमना बंद कर चुके हैं। उनकी कोशिश है कि वो किसी तरह वो 7 सीट बचा ले, लेकिन उन 7 सीटों में भी वो सीटें हारने जा रहे हैं। भाजपा यहाँ पे खाता खोलने के लिए तरस रही है, और बीआरएस 1, 2, 3 जिस तरीके से उनके विकेट गिरते चले गए, और आज की तारीख में स्थिति यह है तेलंगाना के अंदर कि बीआरएस कहां जाके गिरेगी, फ्री फॉल में है। जनता मुझे बता रही है कि यहाँ पे बीआरएस फ्री फॉल में है। 30 लाएगी, 25 लाएगी, 20 लाएगी, 15 लाएगी, 32 लाएगी, कोई नहीं जानता है, लेकिन 30 पार नहीं करेगी, ये फिक्स है। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत इसी तरीके से 4-5 सीट लाने की है, और उससे ज्यादा अंशुमान जी एआईएमआईएम चीफ तो कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग खुद, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से ये पूरा चुनाव लड़ा है योगेश जी, ठीक है, अंशुमान जी एआईएमआईएम के चीफ तो खुद कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग तेलंगाना पहुंच गए हैं कांग्रेस को जिताने के लिए। जी क्या, फिर से बोले? एआईएमआईएम के चीफ खुद ही कह रहे हैं कि तेलंगाना आरएसएस के लोग पहुंचे हुए हैं कांग्रेस को जिताने के लिए। देखिए वो उनको
उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमने शुरुआत में ही कहा, मोदी जी के दो यार ओवैसी और केसीआर। ओवैसी साहब पूरे देश में जहां भी जरूरत होती है पहुंच जाते हैं। बिहार में जरूरत होती है, मोदी जी पहला फोन लगाते हैं, असद साहब जल्दी बिहार पहुंचो, असद साहब राजस्थान पहुंचो, असद साहब यूपी पहुंचो। और जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में भाजपा को फायदा पहुंचने के लिए काम किया है, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इनको आप पब्लिक, आप जाओ, मैं मलकपेट जाके आया हूं कल, मैं उससे पहले याकूतपुरा था, मैं नामपल्ली में घुमा हूं, मैं इनके चंद्रायन गुट्टा में घूम रहा हूं। इनके लोग बता रहे हैं, इनके लोग कह रहे हैं कि सर हमें दिख रहा है कि ये क्या करने के लिए घूम रहे हैं। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, ये यूपी क्या करने आए? सरकार बनाने आए क्या? ये बिहार क्या करने गए? सरकार बनाने गए क्या? ये जो घूम रहे हैं, ये क्या करने घूम रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए गुजरात से लेकर अरुणाचल घूम रहे हैं। और इस बार हैदराबाद की जनता प्रॉपर जवाब देगी। ठीक है तिवारी जी, आपकी हंसी 3 तारीख को चलिए ढूंढूंगा मैं, नहीं तिवारी जी से हम जवाब लूंगा। दानिश जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन एक कमेंट ले लेते हैं पहले। हमारे साथ कृष्ण नाग जी जुड़े हुए हैं। सर, आपको किस तरीके की स्थिति तेलंगाना में नजर आ रही, क्योंकि आप लगातार नजर बनाए हुए हैं तेलंगाना चुनाव को लेकर के भी, और क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं आपके मुताबिक? 10 साल हो गए टीआरएस को, तो एंटी इनकम्बेंसी इफेक्ट तो होगा। तो उनके बीजेपी इज नॉट अ फैक्टर इन तेलंगाना, तो ओनली ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस, तो बेनिफिट कांग्रेस को ही मिलेगा। तो ये बात है। और असदुद्दीन अवैसी वगैरह जो मुस्लिम फैक्टर लेके आते हैं, वो बहुत डोमिनेंट फैक्टर थी पहले, परंतु असदुद्दीन अवैसी की जो उन पे मुस्लिम कम्युनिटी भी सस्पेक्ट करती है। वो सोचती है ये कर क्या रहा है, क्योंकि उनको लोग समझते हैं कि ये बीजेपी के साथ मिल गया है, क्योंकि कभी बिहार जाता है, कभी यूपी आता है। तो मेरे को लगता है कि मेन बैटल कांग्रेस और टीआरएस में है, एंड मेरे को लगता है एट दिस पॉइंट कांग्रेस थोड़ा आगे है टीआरएस से। लेकिन क्या वजह है सर? क्योंकि अगर हम तेलंगाना का जिक्र करें तो लगभग 12.5% मुझे लगता है वोट बैंक है मुस्लिम समुदाय का। अन्य कई राज्यों का हम जिक्र करें तो 20% तक है। वहां पर इतनी ताबड़तोड़ जिस तरीके से तुकबंदी यहां पर तेलंगाना में देखने को मिलती है, मुस्लिम वोट बैंक को साधने की जो रणनीति चली जाती है, जो चुनावी जंग छिड़ी होती है, वो अन्य राज्यों में, उन राज्यों में नजर नहीं आती जहां पर वोट बैंक तेलंगाना से भी ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक का। क्या वजह हो मानने हम इसकी? देखिए, मुस्लिम जो पार्टी थी, ये सारे मुस्लिम पहले के जमाने में लास्ट इलेक्शन तक सब एमआईएम को वोट देते थे, पर इस बार उनको बहुत फिशन हो गया है एमआईएम के बारे में। वो लोग समझते हैं, मैं बोल नहीं रहा कि सच है, वो समझते हैं कि एमआईएम बीजेपी के साथ मिला हुआ है, तो इसलिए मुस्लिम वोट्स विल नॉट गो टू एमआईएम। तो इसलिए ओल्ड सिटी जहां पे एमआईएम का पूरा जोर था, वहां पे भी वीक हो गए हैं। जो फायदा कांग्रेस उठाएगी, यही लगता है। तो क्या आपको लगता है कि जो 7 सीटें वैसी साहब लेकर के आए थे पिछले चुनाव में, इस बार वो 7 सीटें बचा पाना भी मुश्किल होगा उनके लिए? ये बताना मुश्किल है, परंतु एट दिस पॉइंट तो लगता है, पर शायद वो ना हो, पर वो बढ़ नहीं सकते आगे। शायद 7 सीट बचाने में से हाँ, वो ओल्ड सिटी से लेके नए शहर में भी आने की कोशिश कर रहे थे, परंतु मैंने बहुत सारे मुस्लिम लोगों से बात की है, वो बहुत सस्पिशियस है, वो बहुत सस्पिशियस है एमआईएम के बारे में इस बार। तो मेरे को लगता है वो फैक्टर रहेंगे। दानिश कुरैशी जी, आप सुन रहे हैं? बहुत सारे मुसलमान भी है हैदराबाद शहर के बाहर जो उनके अगेंस्ट है, एमआईएम के खिलाफ है। तो ये दानिश जी कांग्रेस के लग रहा है, बड़ी मुश्किल है आपके सामने, पता नहीं सकता, पर ये लगता है। जी कुरैशी साहब, जी आपका प्रश्न क्या है, थोड़ा रिपीट करिए। मैंने कहा आपके सामने बड़ी मुश्किल है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृष्ण नाग जी, वो खुद कह रहे हैं, उन्होंने खुद तमाम मुस्लिम भाइयों से उन्होंने बात की है। अब इस बार जो है बड़ा एक मैसेज जो गया जनता के बीच में, वो ये कि दरअसल जिस तरीके से ओवैसी साहब जगह जगह घूमते हैं और एक मैसेज गया है कि वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे राजनीतिक दल, खासतौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी का जिक्र कर रहे हैं वो, कि समर्थित नजर आते हैं, उनके बचाव में कहीं ना कहीं नजर आते हैं, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। 7 सीटें बचा पाना भी मुश्किल हो सकता है आपके लिए। देखिए, मुझे लगता है कि वरिष्ठ पत्रकार साहब जो हैं उनको ठीक है, वो अपने आप वरिष्ठ समझ रहे होंगे, लेकिन जितना मैं जानता हूँ 9 सीटों के ऊपर जिस तरीके के हालात हैं, वहां तो कोई दूसरा मामला बनने की कोई जगह ही नहीं है। रह गई बात जब भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की,
तो कांग्रेस तो देखिए वो ये कह रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं, वो ये कह रही है कि हम आरएसएस के सामने लड़ते हैं। इनसे कभी पूछ लीजिएगा कि सन 47 से लेके आज तक आरएसएस का रजिस्ट्रेशन किनके शासनकाल में नहीं हुआ? 40 साल तो मुसलसल उन्हीं की सरकार रही। कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं। मुझे ये बता दीजिए कि ये एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास अपना रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? ये स्पेशल प्रिविलेज दे रखा था इन्होंने, इसका कोई जवाब नहीं है। रह गई बात, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं आरएसएस अन्ना। आप देखिए उनका बैकग्राउंड क्या है, और उसके बाद भी अगर किसी को ये लगता है कि तेलंगाना या हैदराबाद में जीत जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बेवकूफी की अलामत है। कोई ऐसा समझता है अगर आरएसएस अन्ना को ही वोट करना है तो लोग सीधे भाजपा को वोट दे देते। क्यों कांग्रेस को वोट देने की जरूरत है? क्योंकि अल्टीमेटली चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये है तो सिक्के के एक सिक्के के दो पहलू, इससे अलग तो कुछ है नहीं। बताइए तो क्या है बैकग्राउंड इनका आरएसएस अन्ना का, जो हम वो तमगा दिए हैं उनको? बताइए तो, कोई जवाब नहीं है उसका उनके पास। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ ऋषभ जी। देखिए पांडे जी, बहुत सारा विषय निकल कर आया। सबसे पहले कांग्रेस के जो काबिल प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा कि भाजपा के दो यार, केसीआर और ओवैसी यार। तो भैया भाजपा के दो यार नहीं है, भाजपा के 140 करोड़ जनता है, वो भाजपा के यार है। और सबसे बड़े स्टार प्रचारक तो हमारे राहुल गांधी जी है। बड़े धुआंधार प्रचार से उन्होंने 2019 में निकला था कांग्रेस का रथ लेकर और भाजपा को जिता कर आए थे। तो हमें खुशी है, राहुल गांधी जहां जाएंगे मजबूती से, भाजपा वहां जीतेगी। अगर आपको अपनी चिंता है तो राहुल गांधी को घर में बैठाइए, पहली बात। दूसरी बात कहूंगा, ये कभी से योजनाओं के बारे में नहीं निकलता मुंह से कि भैया हम क्या देंगे जनता को, हमने क्या किया, हमारी कमियां कहां रही, हम मजबूती से कैसे आएंगे भाजपा के साथ। ये भाजपा ने किया, वो ये उससे मिले हुए हैं। भैया आप क्या करेंगे जनता के लिए ये नहीं बताएंगे, लेकिन ये अपनी राजनीति मंशा को दर्शाएंगे नहीं। ना तो इनके पास नेता है, ना नेतृत्व है, ना नियत है। केवल जो बची हुई राजनीति जाए, सवर जाए, उसको लगे हुए बचाने में। और भारतीय जनता पार्टी तो जहां वजूद में भी नहीं थी वहां पे उन्होंने अपना, लेकिन आप जहां वजूद में थे, जहां मजबूती से थे, वहां शून्य पे आके खड़े हो चुके हैं। तो पहले अपना कुनबा बचा लीजिए, पार्टी के नेता बचा लीजिए, फिर बड़ी बड़ी बातें कीजिएगा आके। और हैदराबाद में भी घुमा हूं, सिकंदराबाद में भी घुमा हूं, चाहे कोंडापुर हो, चाहे मेहदीपट्टनम हो, चाहे आपका बंजारा हिल्स हो, चाहे गाचीबोली हो, हर जगह मैं भी गया हूं और राष्ट्रीय स्तर पे काम मैं भी करता हूं। तो जनता का रुख हमें भी पता है सर। तो आप ये बैठ के एक सीन क्रिएट ना करें, पॉइंट 1। दूसरी बात, तेलंगाना के अंदर जिस तरीके का कमीशन खोरी और बैकडोर पे कांग्रेस का समर्थन, एक भी कांग्रेस के नेता ने शराब घोटाले पे चू शब्द नहीं कहा, एक भी नेता ने दवाई घोटाले पे चू शब्द नहीं कहा, एक भी कांग्रेस नेता ने चू शब्द नहीं कहा। और बात कर रहे हैं यहाँ के टीवी पे बैठकर कि हम इसके खेमे के, उसके खेमे के। सीधा सा स्पष्ट है, जनता विकास की नीतियों को समझती है, डबल इंजन की सरकार को चुनने वाली है और इन सारे बहरूपियों को घर बैठाने वाली है। और मुस्कान मेरी नहीं जाएगी सर, फ्रस्ट्रेशन में आप लग रहे हैं, मुस्कान बनी रहेगी, क्योंकि ना हारने में तो निराश होते हैं, ना जीतने में तो उत्साहित होते हैं। कर्तव्य पथ पे कार्य करने वाले कार्यकर्ता हम हैं जो 365 दिन कार्य करते हैं। आपने बड़ी बात कही है, लेकिन अगर हम जिक्र करें कि कविता जी का भी जिक्र करें अगर, तो उनको लेकर के भी तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। शायद आपने सर्वे भी कराया था ऋषभ जी, आपने सर्वे भी शायद कराया था ना, मुझे लगता है आपकी पार्टी ने, कि जनता के बीच में जो वहां जनता से मैसेज आया, जो सवाल पूछे गए कि भाई कि कविता पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी तो इसका जवाब भी नहीं दे पा रही है। जी, आपके पास ये सूचना कहां से आई है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रेस फोरम में भी और अपने मैनिफेस्टो में भी और जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव के दृष्टिकोण से किए गए हैं, स्पष्ट रूप से सारे प्रश्न को लेकर उसका सटीक जवाब भी दिया है। एक महत्वपूर्ण विषय तेलंगाना में यह भी निकला है कि जो वहां पे पलायन मजदूर जाते हैं, जैसे झारखंड से, बिहार से, यूपी से, अलग अलग जगह से काफी मजदूर वहां पे कार्य कर रहे हैं। जब वहां पे कोरोना में भगदड़ मची थी तो वहां पे केसीआर ने कहा था कि हम सबको अच्छे से रखेंगे। तब कांग्रेस ने क्या टीका टिप्पणी की थी कि भाई जो इसमें मिली भगत है
ये है, एक मजदूर को अगर संरक्षण की बात की योजना अगर भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है तो ये कहते हैं केसीआर से मिले। अरे आप भी हमें कुछ अच्छा सजेशन दीजिए, हम भी विपक्ष में, आप केंद्र में हैं, विपक्ष में जब आपसे सर्वदलीय बैठक के लिए बोला जाएगा तो आप भाग खड़े होंगे, मणिपुर पे चिल्लाएंगे लेकिन बैठक में नहीं आएंगे। तो ये रणनीति जनता देखती है सर, बेवकूफ नहीं। चलो ठीक है अंशुमान जी, जनता सब देख रही है और वो दिन कल है जब वो उसका ठप्पा लगेगा। योगेश जी, जनता देख रही है और जनता ने अभी कर्नाटका में दिखाया भी है। और ये बात कर रहे थे कि स्टार प्रचारक इनके हैं राहुल जी। मैं अब मानता हूं कि पिछले 9 साल में जिस तरीके का शासन मोदी जी ने चलाया है 9.5 साल में, अब वो विपक्ष के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर है। वो जहां भी जाते हैं उनका चेहरा पब्लिक देख लेती है और फिर कहती है विपक्ष को वोट करो। इन्होंने बस ये दिखाया है कि सरकार कैसे नहीं चलाया जाता है। तेलंगाना की रही बात, तो ये पता नहीं किस मुंह से कह रहे हैं कि तेलंगाना में ये फाइट में भी है। ये आप बताओ एक बात, कविता को अरेस्ट क्यों नहीं किया? पूरी तेलंगाना आज पूछ रही है। तेलंगाना में ये खबर है कालेश्वरम पे इनका कोई नेता कुछ नहीं बोल रहा, इनका कोई नेता लिकर घोटाले पे तेलंगाना में बात नहीं कर रहा, कविता को अरेस्ट क्यों नहीं किया इस पे बात नहीं कर रहा। उसके बाद, और हालांकि मैं इनको ज्यादा तवज्जो तेलंगाना में देना नहीं चाहता क्योंकि तेलंगाना की जनता ही नहीं दे रही है, मैं तो बीआरएस पे बोलना चाह रहा था। और जो हमारे स्कीम से, इन्होंने कहा स्कीम की बातें नहीं करते हैं, तो ये बड़े गलत फहमी में है। हम स्कीम की भी बात करते हैं और उससे ज्यादा जो हम अन्य राज्यों में कर रहे हैं, जिस प्रकार हमने राजस्थान में सरकार चलाया है, जो जो स्कीम्स हमने वहां दी है, हमने उसी तरीके की स्कीम्स की बात तेलंगाना में भी की है। राजस्थान में ऑलरेडी 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है, वही बात हम तेलंगाना में भी कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, ये यहाँ आके कह रहे हैं इनके नड्डा साहब कि 4 सिलेंडर मुफ्त देंगे। भैया 4 सिलेंडर आप मुफ्त तेलंगाना में दोगे जब सरकार बनाओगे, बाकी जगह जहां 10 राज्यों में सरकार है क्यों नहीं दे रहे हो? यहाँ पे क्यों बात कर रहे हो 4 सिलेंडर मुफ्त देंगे? जहां हो शासन में वहां देके दिखाओ। हम ऑलरेडी 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना राजस्थान में चला रहे हैं और तेलंगाना में हमने 10 लाख रुपए की राजीव आरोग्यश्री की बात की है। कर्नाटका में हमारी सरकार ऑलरेडी 2000 रुपए महिलाओं के खाते में डाल रही है, तब हम यहाँ पे 2500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। कर्नाटका में अभी तक करोड़ों महिलाएं फ्री बस सेवा का आनंद ले चुकी है शक्ति स्कीम के तहत। वही बात हम तेलंगाना में कर रहे हैं। तिवारी जी, आप जाके पता कर ले, कर्नाटका में घूम के महिलाओं से पता कर लें कि महिलाओं को फ्री बस की सेवा मिल रही है कि नहीं मिल रही। आप जाके पता कर लें महिलाओं को गृह लक्ष्मी के तहत 2000 रुपए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। आपकी जानकारी अधूरी है और हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठे वादे नहीं करते। जिस प्रकार 2 करोड़ नौकरी की बात कही, कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? जिस प्रकार काला धन लाने की बात कही, कहाँ है काला धन? जिस प्रकार आपने तमाम बातें किए थे, आज आप सब कुछ पे फेल हो चुके हो। आज आप क्या बात कर रहे हो? स्पष्ट कर रहा हूँ, आज आप क्या बात कर रहे हो? आज आप तेलंगाना में बात कर रहे हो। आप तेलंगाना में आने का मुंह है आपका? तेलंगाना के अंदर आपने कविता को अरेस्ट नहीं किया लिकर स्कैम में। तेलंगाना के अंदर आप बात कर रहे हो प्रोटेस्ट करने की। कौन से मुद्दे पे आपने प्रोटेस्ट करा? कौन से मुद्दे पे आपके नेता ने प्रोटेस्ट करा? आपके नेता आके निजामाबाद की रैली में मोदी साहब कहते हैं कि केसीआर तो मेरे दोस्त हैं, आके कह गए थे हम अलायंस करेंगे। केसीआर कहते हैं हमारी किस तरीके की जिगड़ी आ रही है मोदी जी के साथ किसी को पता नहीं है। तो जब हम कहते हैं योगेश जी कि मोदी जी के 2 यार ओवैसी और केसीआर, तो हम बड़े सोच समझ के कहते हैं। कांग्रेस बहुत के साथ कहते हैं। केसीआर भी कहते हैं कि हमारे बड़े अच्छे मित्र मोदी जी हैं। मोदी जी भी कहते हैं केसीआर तो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन हमने कहा अलायंस मत करो, फायदा नहीं है उसमें। कभी नहीं तो कहा। आज तेलंगाना की जनता ने पूरा असेसमेंट कर लिया है और कल जब बटन दबेगा हाथ का तो 3 तारीख को यही मिलेंगे। योगेश जी आप जरूर बुलाना, मुझे भी बुलाना, तिवारी जी को भी बुलाना, कुरैशी साहब को भी बुलाना। हम यही बैठेंगे और उस दिन चर्चा करेंगे कि तेलंगाना ने क्या परिणाम दिया। और मेरी एक बात याद रखना, 75 से 1 सीट कम कांग्रेस पार्टी की नहीं आने जा रही है। ये मैं पूरे तेलंगाना को घूम के आपको बता रहा हूं और मैं बतौर सिर्फ कांग्रेस प्रवक्ता नहीं बोल रहा हूं, एक न्यूट्रल एनालिस्ट बोल रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में अपना खाता खोलने के लिए संघर्ष कर रही है। मैं बता दूं, इनके 3 MP चुनाव लड़ रहे हैं, 3 में से कोई जीतने की पोजीशन में नहीं है। ना स्वयं बापूराव, ना अरविंद धर्मापुरी, ना पांडी संजय। 3 सांसद चुनाव लड़ रहे हैं और चौथे जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है वो भगलिए चुनाव नहीं लड़े, वो चुनाव नहीं लड़े। और जो 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप एक बात बताओ, जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ उस पार्टी का क्या हाल है?
वो पहले जहां से एमएलए होते थे वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए, उन्होंने कहा इतनी बुरी हाल है मैं लड़ने वाला हूं चुनाव। इन लोगों ने पूर्व वालों को सबको चुनाव लड़ा दिया है, सारे लोग हैं वोटिंग से पहले ही। ठीक है अंशुमान जी, ठीक है बीआरएस के करप्शन से है, बीआरएस के पैसे से है, और जनता जवाब दे देगी कल वोटिंग करके। कल जनता जवाब देगी, लेकिन फिलहाल अभी आपके सवालों का जवाब ऋषभ जी से ले लेते हैं, उसके बाद किशुन जी। नाग सर ने जो बात कही है, जवाब दीजिए। योगेश जी बहुत सवाल कर रहे हैं अंशुमान जी ने, जो बात कही है वो 100% सच है। तेलंगाना के अंदर ये भी कोई एक बात समझ आनी चाहिए, भूल जाओ, एग्जिस्ट नहीं करती। जो 7 सीटें हैं उनमें तो सेंध लगने वाली है, जो झटका लगेगा। ठीक है अंशुमान जी, ठीक है भाई, आ गई आपकी बात। अब रुकिए, जरा जवाब ले लीजिए। इंडियन पार्टी और उसका वो ईस्ट इंडिया में भी नहीं है और वेस्ट इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में है, वो साउथ इंडिया में एंट्री नहीं कर सकता, यही पार्टी। तो बीजेपी की जितना भी कोशिश कर ले, द फैक्ट इज दैट इट इज नॉट अ पार्टी ऑफ साउथ इंडिया, एंड इसी कारण में वो हार जाएगी। चलिए नहीं कह रहा कि अच्छे नेता नहीं है, अच्छे नेता हैं, परंतु आपकी जो फिलॉसफी पूरी नॉर्थ इंडिया की तरफ है, दैट इज व्हाई यू लूज। इट्स नॉट राहुल गांधी और एनीथिंग, इट्स द फैक्ट ही है। ठीक है किशुन जी, ठीक है किशुन जी आ रहे हैं आपके पास। ऋषभ जी। पांडे जी देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। हाँ। जो ये बार बार कहा जा रहा है कि इनका मुंह नहीं आने का, अरे थोड़ा भाषा शैली को सही रखिए। एक चुनाव जीत कर इतना घमंड अच्छा नहीं, जनता ने मुंह के खाने पे आपको मजबूर किया। कई राज्यों में खाते नहीं खुले, गुजरात में एक समय सरकार होती थी, डबल डिजिट आने पे मजबूर होना पड़ गया आप लोगों को। जहां 10 यूपी में जमानत जब्त होकर रह गए, मुंह की खाई तो आप लोगों ने है जनता में। और कर्नाटक में झूठे वादे देकर कोई 2000 रुपए नहीं मिल रहा। मेरे आधा से अधिक मित्र रहते बेंगलोर में, 2000 रुपए के नापे लोगों ने छलने का काम किया है वहां पे। और मैं आपको बता रहा हूँ परेशानी क्या है, रिजल्ट आया नहीं, मत पड़ा नहीं, अभी से परेशान हुए हैं, उछले पड़े हैं। यही तो संयम दिखानी है, यही तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में संस्कार है कि जहां पे पूर्ण मेजॉरिटी के साथ पूरे देश में प्रचंड बहुमत से सरकार है, हमारे अंदर घमंड नहीं है। लेकिन जहां तनिक तनिक इन्हें आशा दिखती है, छलक छलक के इनका घमंड दिखता है। तो भैया इतना परेशान उछल कूद मत करो, अभी रिजल्ट आना बाकी है। ये देखो कि राजस्थान में मुंह की खा रहे हो कौन, ये देखो मध्य प्रदेश में पिछड़ते कौन जा रहे हो, ये देखो कि छत्तीसगढ़ में जनता ने किसे लताड़ मारी है। तो अभी रिजल्ट आना बाकी है, तो धैर्य रख के बैठ जाना। मैं भी पूछूंगा, पता चलेगा, 3 तारीख को पता चलेगा छत्तीसगढ़ में किसे लताड़ मारी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, 3 तारीख को पता चल जाएगा, बेवकूफ नहीं है, इनके ही पार्टी के रैलियों में मोदी के नारे लगते हैं। 3 तारीख को पता चल जाएगा राजस्थान में किसे लताड़ मारी। चिंता मत करिए, को कतई नहीं चुन सकते जिसे अपनी भारत माता का ज्ञात ना हो, जिसे अपने भारत संस्कृति का ज्ञात ना हो, जिसे धान और गेहूं में फर्क पता ना हो, जिसे आलू पीछे से आगे से सोना निकालने की थिंकिंग लेकर चल के आए, जिन्हें यह बोध ना हो कि भारत कन्याकुमारी से लेकर कहां तक है वो चले। अरे भारत जोड़ो यात्रा से देश नहीं जुड़ता जनाब, देश जुड़ता है। हर घर को नल से जोड़ो, छत को हर सर को छत से जोड़ो, देश को आयुष्मान से जोड़ो, महिलाओं को इज्जत से जोड़ो, किसान को किसान निधि से जोड़ो, महिला को पिंक योजना से जोड़ो, युवाओं को स्टार्टअप से जोड़ो, तब जाके कहीं देश जुड़ता है। आप लोग जो भ्रष्टाचार जिसका यार हो वो बात करें केसीआर और ओवैसी की, भाजपा की यार की, जिन्होंने भ्रष्टाचार को अपने यार बनाकर ओढ़ लिया हो, जिसके राहुल गांधी सोनिया गांधी बेल पे बाहर हो, जीजा जी सड़क पार होते घूमते फिरते हो भ्रष्टाचार के कारण। वैसे भ्रष्टाचारवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनके परिवार क्यों अंदर इतना घमंड? अरे भैया अब रिजल्ट चले, ठीक है ठीक है ठीक है ऋषभ जी, आपको भी रोकेंगे। में है, हम इतने प्रदेशों में हैं, लेकिन आपके तरह घमंड में नहीं है, क्योंकि हम कर्तव्य पथ पे कार्य करने वाले सेवक हैं। आपके तरह राजपथ पे राज करने वाले लोग में से नहीं आते, जिन्होंने सत्ता को केवल राजहित के लिए राज करने की परिभाषा से देखा था। भारतीय जनता पार्टी सदैव सत्ता में आती है सेवा भाव के लिए। ठीक है, वो जनता तय करेगी कौन सेवा भाव के तहत आ रहा है। किशुन नाग जी, एक सवाल आपसे ये है, ठीक है, हाँ कल का दिन है, कल का दिन आएंगे आपके पास। रुकिए थोड़ा सा अंशुमान जी। किशुन जी, मैंने शुरुआती दौर में चर्चा की शुरुआती में ही कहा कि केसीआर साहब के दोनों हाथों में लड्डू हैं। एक तरफ अगर कुछ ऐसा होता है, डामाडोल होता है, पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार नहीं बनती है, अगर समर्थन से यानी ओवैसी साहब के समर्थन से सरकार बनती है तब भी सरकार बन जाएगी। और अगर कुछ ऐसी स्थिति होती है कि बीजेपी के पास ओवैसी साहब से अच्छी सीटें आ जाती हैं, तो क्या बीजेपी भी केसीआर साहब के साथ चली जाएगी?
हाँ, बेसिकली बात यह है कि आपको ये समझने वाली बात है, इंडिया में 2 ही नेशनल पार्टी है, एक कांग्रेस है और एक बीजेपी है। हाँ। तो बीजेपी कतई नहीं चाहती कि कांग्रेस पार्टी पावर में आ जाए, तो बीजेपी अलाई कर जाए, शायद एमआईएम के साथ भी करे या टीआरएस के साथ भी करे, पर कांग्रेस को हराना उनका मेन मुद्दा है। कांग्रेस की नेशनल पार्टी और बीजेपी की नेशनल पार्टी, इसी एंगल से आप देखिए इलेक्शन, क्योंकि अगले साल लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, उसी एंगल से बीजेपी चल रही है। और बीजेपी साउथ इंडिया में है नहीं कहीं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा, जो भी कह रहे हैं आप मोदी बहुत अच्छा नेता है, ये सब मैं कुछ नहीं बोल रहा, परंतु जो बीजेपी पार्टी की फिलॉसफी है वो साउथ इंडिया के लायक नहीं है, तो वो बहुत साल लगेंगे। तो देयरफॉर बीजेपी अंडरस्टैंड दैट वो खुद तो सरकार बना नहीं सकती, तो उनको दूसरे पार्टी की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे मुस्लिम बहुत हाई पॉपुलेशन है, देयरफॉर आज तक एमआईएम को बहुत वोट्स मिलते थे, पर आप इस लेवल तक ले जाएंगे, एमआईएम हैज बिकम टोटली सस्पेक्ट इन द आईज ऑफ पीपल। एंड आज मैंने कितने मुसलमानों से बात किया, वो भी बहुत खफा है। और वैसे साहब को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, ये तो मेरे को जानते नहीं होंगे, परंतु ये बात है। तो देयरफॉर इट इज द गेम चेंजर हो गया, चेंज कर रहा है गेम, इसलिए एडवांटेज कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस को ये नहीं है कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, बट वो 10 साल पावर के आउटसाइड है यहाँ पे। सभी पार्टियां लगभग एक ही जैसी हैं, सभी एक दूसरे पर वही आरोप लगाते रहते हैं, सत्ताएं तो बदलती रहती हैं, कुर्सी पर फिर वो दल बदलते रहते हैं। ठीक है दानिश कुरैशी जी, देखिए बड़ी आपके लिए हमने वही शुरुआती दौर में पूछा, तब फिर आपके लिए क्या होगा? आप तो अलग थलग नजर आएंगे, जो आरोप अभी आप पे लग रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आप बीजेपी के साथ हैं, तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं, आप भी आरोप लगा रहे हैं तमाम तरीके के, लेकिन अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती है, तब तो केसीआर साहब आपको भाव नहीं देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि दिल के बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। हाँ। सरकार में तो जहां तक हम समझ रहे हैं कि केसीआर से रिपीट करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा जो रोल है वो बिल्कुल साफ तौर पे है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, इनको अधिकार है इस तरीके की मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का। हमें कोई एतराज नहीं है, देश में सबको इजाजत है अपनी अपनी सोच रखने की, हमें कोई परेशानी है। हम बिल्कुल इत्मीनान है और फुल कॉन्फिडेंट है, परिणाम जो आएंगे वो इतने जबरदस्त होंगे कि मुझे लगता है कि दोबारा जो इनकी धुरी है वो इनको समझ में भी नहीं आएगी कि अब आने वाले दिनों में होना क्या है। क्योंकि देखिए, ये जो 5 राज्यों का चुनाव है ना, महज ये तेलंगाना एक अकेली बात नहीं है, लेकिन 5 राज्यों का चुनाव है। इन 5 राज्यों के चुनावों की परिस्थिति, आप तो पत्रकार हैं, आपको तो पता ही है कि 4 राज्यों की स्थिति क्या रही और कल एक दिन में और क्या होने वाला है। ये इसके बाद मुझे लग रहा है कि जो परिस्थिति का निर्माण गुजरात में अब कांग्रेस ने अपने हाथ किया था, वही परिस्थिति का निर्माण केंद्र में वो करने जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। जहां जहां कांग्रेस जीती या जहां जहां कांग्रेस है, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है। बताइए, इसके अलावा जहां जहां प्रादेशिक नेतृत्व है वहां बीजेपी को चैलेंज मिलता है। इसके अलावा बता दीजिए, इसको कहीं भी रोकने की इनकी कोई सत्ता नजर आती है तो कहीं नजर नहीं आएंगे। इनका प्रॉब्लम क्या है कि ये दिखते हुए तो आपको अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली चलिए ठीक है, आप वही आरोप लगा रहे हैं कि दोनों लोग एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन कौन नजर आएगा कौन नजर नहीं आएगा वो कल तय कर देगी तेलंगाना की जनता। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दलों ने, खासतौर पर बीआरएस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार किया, ताबड़तोड़ रैलियां की, पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अब कल देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता अपनी ताकत किसको सौंपती है।